इस समय ब्रह्मोस सबसे तेज और इस प्लैनेट की अकेली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज के दौरान ये एक साउंड वेव की स्पीड से 3 गुना तेज ट्रेवल करके साउंड बैरियर को तोड़ती है और इसकी स्पीड की वजह से कोई भी वेपन सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। पहली स्टेज में सॉलिड बूस्टर्स इस मिसाइल को पावर देते हैं और दूसरी स्टेज में रैम जेट इंजन्स हैं। इस वीडियो में हम इन इंजन्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। रैमजेट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें शॉक वेव्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हर किसी को पता है कि जब हम पानी में किसी चीज को फेंकते हैं तो उसमें रिपल्स बनते हैं। ये रिपल्स एक यूनिफॉर्म तरह से ट्रेवल करते हैं, है ना? अब इस इंटरेस्टिंग सिनेरियो को देखिए। मान लीजिए कोई लड़का अपनी तरफ एक टेबल टेनिस की बॉल पुल कर रहा है। सोर्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वे कॉन्सेंट्रिक नहीं हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग? एयरक्राफ्ट मूवमेंट के दौरान साउंड वेव्स के साथ भी यही सेम इफेक्ट हो सकता है। यहां पर पानी के रिपल्स की जगह साउंड वेव्स हैं और टेनिस बॉल की जगह एयरक्राफ्ट है। इससे सिनेरियो में साउंड रिपल्स साउंड की स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे। लेकिन यहां आपके लिए एक ब्रेन टीजर है। अगर एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से मूव करे तो क्या होगा? साउंड वेव्स आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। इसलिए अगर आप एयरक्राफ्ट के साथ चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि साउंड वेव्स आगे रुकी हुई हैं और एक साउंड बैरियर बना रही हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ऐसा अज्यूम किया गया था कि एयरक्राफ्ट के हाई ड्रैग की वजह से ये साउंड बैरियर एक अदृश्य दीवार है। लेकिन क्या होगा अगर एयरक्राफ्ट साउंड वेव की स्पीड से ज्यादा तेज मूव करे? जो वेव्स एयरक्राफ्ट के आगे कॉन्सेंट्रिक हो गई थी वो अचानक से एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिपल्स पैटर्न बनाएगी, जैसा कि दिखाया गया है। इस ट्रांजिशन के दौरान एयरक्राफ्ट को और ज्यादा थ्रस्ट अप्लाई करने की जरूरत होती है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न का शेप कॉनिकल होता है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस कॉनिकल शेप के ऊपर 200 nm थिकनेस और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की एक नैरो वॉल्यूम बन जाती है। इस नैरो रीजन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में 29 गुना होता है। इस रीजन को शॉक वेव कहा जाता है। अगर कोई एयरप्लेन साउंड की स्पीड से तेज से मूव करता है तो एक शॉक वेव क्यों बनती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लूइड में इंफॉर्मेशन साउंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। जब एयरप्लेन साउंड से तेज ट्रेवल करता है तो रेड कलर में शेड की गई एयर वॉल्यूम में मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा क्रिएट किए गए डिस्टरबेंस की कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन ग्रीन रीजन के अंदर फ्लूइड में जो डिस्टरबेंस हुआ उसकी जानकारी पहले से होती है। जब ये डिस्टर्ब्ड फ्लूइड्स अचानक से रेड रीजन वाली फ्लूइड पार्टिकल्स जिनको कोई जानकारी नहीं होती के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो बाउंड्री पर एक शॉक फॉर्म होता है। शॉक वेव्स ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये हाई प्रेशर वेव्स होती हैं जो बहुत खतरनाक हैं। लेकिन इस डिफिकल्टी में भी एक अपॉर्चुनिटी है। शॉक वेव के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके चलिए समझते हैं कि एक रैमजेट इंजन कैसे काम करता है। इंजन की ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल होती है। इनमें केवल 3 मुख्य स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं। एंट्रेंस पर एक डिफ्यूजर रीजन, बीच में एक कंबशन चैम्बर और एग्जिट पर एक नोजल। डिफ्यूजर का काम होता है हवा के टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाना। रैमजेट इंजन केवल सुपरसोनिक कंडीशंस में ही काम करेगा। क्योंकि फ्लो सुपरसोनिक है, इसलिए साइंटिस्ट्स ने डिफ्यूजर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए शॉक वेव के कॉन्सेप्ट को यूज किया। देखते हैं कैसे। शॉक वेव्स इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के कई सारे पॉइंट से जनरेट होती है। याद रखिए कि शॉक वेव में केवल एक नैरो रीजन में ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है। लेकिन जब ऐसी कई सारी वेव्स एक साथ मिल जाती हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। आप देख सकते हैं कि इनलेट पर शॉक वेव के इफेक्ट के बिना ही एक कॉनिकल रीजन बन जाता है। ये एक लो प्रेशर रीजन होगा। ये भी क्लियर है कि इनलेट रीजन पर एक हाई प्रेशर कॉनिकल वॉल जनरेट हो रही है। लेकिन बची हुई वॉल्यूम का क्या? बची हुई वॉल्यूम्स की कंडीशन समझने के लिए चलिए अलग अलग लेंथ पर कोन्स के क्रॉस सेक्शन देखते हैं। आपको एक फ्लावर जैसा शेप दिखाई देगा। अगर आप कोन्स के नंबर को बढ़ा दें तो ये फ्लावर पूरे एरिया को फिल कर देगा। याद रखिए कि सर्कल के एज से इनफाइनाइट कोन्स जनरेट होते हैं। फिल होने वाला एरिया हर लेंथ के लिए मान्य है, जिसका मतलब ये है कि इनिशियल वाइड कोन के बाद सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली हवा की एक थिक वॉल्यूम बन जाती है। अगर शॉर्ट में कहें तो शॉक वेव्स की मदद से ये ऑटोमेटिक कंप्रेशर एक्शन फॉर्म कर देता है। इसको रैम इफेक्ट कहा जाता है।
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर कंबशन चैम्बर के अंदर एक इफेक्टिव कंबशन क्रिएट कर सकती है। रैमजेट इंजन में ज्यादातर हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कंबशन चैम्बर गैस के टेम्परेचर और फ्लूइड की वेलोसिटी को और बढ़ा देता है। न्यूटन के तीसरे लॉ के अनुसार एग्जॉस्ट जेट स्पीड जितनी ज्यादा होगी, रॉकेट उतना ही ज्यादा थ्रस्ट ड्राइव करेगा। जेट की स्पीड को और बढ़ाने के लिए एग्जिट पर एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल लगा दिया जाता है। हालांकि ये सिंपल डिफ्यूजर अरेंजमेंट बहुत हाई प्रेशर को अचीव कर लेता है, लेकिन अगर कंबशन प्रेशर लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो शॉक फ्रंट ब्लो आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूब के फ्रंट से कंप्रेस्ड हवा स्पिल होने लगेगी। ये स्पिल रैमजेट की स्पीड को 1.2 मैक पर लिमिट कर देती है। साइंटिस्ट्स यहां नहीं रुके। उन्होंने एरोडायनामिकली डिजाइन की गई इनर बॉडी की मदद से रैम इफेक्ट को और इंप्रूव किया। इस नई ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं कि एयर के लिए एलोकेट किया गया एरिया फ्लो के साथ कम हो रहा है। सुपरसोनिक फ्लो के लिए जब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। रैम जेट्स में ज्यादातर जो प्रेशर बढ़ता है वो शॉक इफेक्ट और ऑब्लिक शॉक वेव के कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। जब हवा इनर बॉडी की नोज को हिट करती है तो ये एक एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर एक ऑब्लिक शॉक वेव बनाती है। ये ऑब्लिक शॉक वेव बाहर वाले ट्यूब को हिट करके कई बार डिफ्लेक्ट होती है और आखिरकार एक नॉर्मल शॉक वेव द्वारा टर्मिनेट हो जाती है। इस मेथड में एयर स्पिल नहीं होती और साइंटिस्ट्स रैमजेट इंजन के लिए एक हाई मैक नंबर अचीव कर पाते हैं। अब चलिए रैमजेट इंजन के कंबशन चैम्बर डिजाइन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। रैमजेट में एयर फ्लो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि 2 से 5 मिली सेकेंड में ही फ्यूल की मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्यूल को पूरी तरह से मिक्स करने के लिए एक एयर फ्लेम होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कंटिन्यूअस कंबशन को मेंटेन करने में मदद करता है। ये फ्लेम को शेल्टर देता है ताकि वो बुझ न जाए। रैमजेट मैक 3 से मैक 6 की स्पीड रेंज में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। कम स्पीड पर ट्रेवल करने पर थ्रस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है कि ड्रैग को ओवरकम कर पाए, इसलिए स्टैंड अलोन रैमजेट इंजन मुमकिन नहीं है। इसे सॉलिड बूस्टर की जरूरत होती है ताकि मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड दी जा सके। जेट इंजन से अलग रैमजेट में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी को एंजॉय किया होगा। जाने से पहले लेसिक्स टीम के सदस्य बनना न भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।